नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ये हमारा जो करंट अफेयर्स की जो क्लास थी, जो वीडियो था, वो कल वास्तव में वो कल 6 बजे ही अपलोड होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया क्योंकि ऑफिस में कुछ काम आ गया और व्यस्तता की वजह से आपका मैटर तैयार नहीं हो पाया था। तो ये आज हम इसको करेंगे। और जो हमारा आगे प्रयास रहेगा वो प्रत्येक शनिवार को 6 बजे हम सप्ताह का जो जितने भी करंट हैं, सप्ताह भर में जितने भी समसामयिक घटनाएं हैं उनकी जो है चर्चा कर लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर करंट की क्लास जो है वो डेली लाइए। तो डेली करंट की क्लास लाने का मुझे बहुत फायदा नहीं दिखता है, क्योंकि हम आपको रोज 15 मिनट 20 मिनट उलझाए रहें। और विश्वास मानिए कि डेली कुछ ऐसा होता भी नहीं है कि प्रत्येक दिन ही कोई महत्वपूर्ण घटना हो जाए। तो सप्ताह में हो जाता है कि 4-5 घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और आपको उन्हीं को ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि अब हम तो देख रहे हैं कि करंट को लेकर के लोग 1-1 घंटे का रोज वीडियो बना रहे हैं, और जिस प्रश्न को कभी नहीं पूछेगा, मतलब एग्जाम में तो कभी नहीं पूछेगा, वो भी चूंकि अब उनको रोज क्लास चलानी है, क्लास देना है, तो कुछ न कुछ वो बनाएंगे ही। तो आप लोग उस पर मत जाइए। आप मेरा करंट जो है, जो हम वीकली दे रहे हैं, इसको आप लोग देखिए। और जो आपकी जो पत्रिका है, जिस पत्रिका को आप पढ़ रहे होंगे, चाहे क्रॉनिकल हो, पीडी हो या विजन हो, वो मंथली कवर करिए साथ साथ। विश्वास मानिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो ठीक है, आइए आज का हम अपना सेशन शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो हम करेंगे, 16 से 23 सितंबर तक की जितनी प्रमुख घटनाएं हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला हमारा है, प्रवर्तन निदेशालय। फिर दूसरा है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के, मतलब प्रवासियों को लेकर के एक रिपोर्ट आई है, हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस पे चर्चा करेंगे। एशिया कप 2023 आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें भारत विजयी रहा, तो वहां से भी बहुत संभावना है क्वेश्चन बनने की, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, तो हम इन स्थलों के बारे में जानेंगे कि ये स्थल कहाँ है। और फिर नए संसद भवन का शुभारंभ, तो नए को तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ पुराने के भी बारे में हम जानेंगे। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इस हफ्ते हुई, महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी वंदन विधेयक 2023 भी कहा जाता है। और फिर भारतीय विज्ञानी स्वाति नायक हैं, इनको नॉर्मल ई बोरलाग पुरस्कार मिला है, तो हम इस पुरस्कार की भी चर्चा करेंगे। और फिर ख्याति प्राप्त भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन की डेथ हो गई है, तो इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो यही हमारी जो है प्रमुख सुर्खियां हैं इस सप्ताह की। आइए एक एक करके इसको देखते हैं। देखिए, हाँ, ये पूरी सुर्खियां हैं, आप लोगों ने देखा ही है। कि सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, आईएएस अधिकारी राहुल नवीन को ईडी का प्रभारी निदेशक बनाया गया है। इन्होंने संजय मिश्रा का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? संजय मिश्रा का। और ये बहुत ही चर्चित पर्सनालिटी रहे हैं, क्योंकि काफी दिन से इनको सरकार जो है सेवा विस्तार दे रही थी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 15 सितंबर के बाद इनको हटाया जाए, तो उसी के तहत इनको लाया गया है। देखिए, ये हैं राहुल नवीन हैं, जो ईडी के नए डायरेक्टर बने हैं। और इस समय जो ईडी है वो एक तरीके से, जैसे पहले लोग सीबीआई से डरते थे, तो आज आज के समय में तो यही है कि भैया शांत रहो, नहीं तो ईडी आ जाएगा। तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ले लें कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, एक केंद्रीय एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों
एवं विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है। मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है, तो ये इसका कार्य है। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1956 को हुई। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। देखिए, इसलिए बता दे रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि ये किसके अधीन काम करता है, तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये ईडी के बारे में आप जान लीजिए कि डायरेक्टर कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कार्य क्या करता है, तो ये सारी जानकारी जो है आपकी ईडी के बारे में है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो खत्म हुआ। आइए दूसरे को देखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के, ये हमारी सुर्खी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में, देखिए ये जो आंकड़ा है 2020 का है, 2020 में विभिन्न देशों के प्रवासी की जनसंख्या निम्न है। मतलब जो प्रवासी होते हैं कि मतलब जो भारत के नागरिक हैं लेकिन वो विदेशों में रहते हैं और किसी कारण से रोजगार के लिए गए हों या और भी चीजें हैं कि वो विदेश में रह रहे हैं, तो वही इसमें कहा जा रहा है। तो जो भारत के नागरिक है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत के ही नागरिक जो हैं वो प्रवासी हैं। और ये आंकड़ा देखिए, 1 अरब 69 करोड़ लोग, मतलब इतने लोग जो है 1.79 करोड़ लोग जो हैं वो सारी 1.79 करोड़ जो हैं ये हैं भारत की है। और मैक्सिको के 1.12 करोड़, रूस है 1.08 करोड़, चीन है, फिर सीरिया है। मतलब सबसे पहले जो प्रवासियों की संख्या भारत नंबर 1 है, दूसरे पे मैक्सिको है। देखिए पीटी में ऐसे ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसका है, क्रम मिलाइए। तो नंबर 1 पे भारत, 2 पे मैक्सिको, 3 पे रूस, 4 पे चीन और 5 पे सीरिया। तो ये है, ये आंकड़ा भी है कि कितने प्रवासी हैं। फिर आगे देखिए आप लोग, रिपोर्ट के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रवासी किन देशों में। देखिए यहां से बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के प्रवासी हैं वो सर्वाधिक किन देशों में रहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा भारत के प्रवासी है वो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। करीब करीब 34,71,000, मतलब 34,71,000 जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका में करीब 27,24,000 के लगभग भारतीय प्रवासी रहते हैं। और तीसरा जो है वो सऊदी अरब है, मतलब 25 लाख लोग रहते हैं। ये आपको सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से पिछले साल भी स्टेट पीसीएस में ये पूछा गया है। तो आप ये डाटा देख लीजिए। फिर सर्वाधिक पैसा भी प्रवासियों से भारत ही प्राप्त करता है। ये अंडरस्टूड सी बात है कि यदि भारत के लोग बाहर सबसे जाते हैं तो वो अपने मातृ देश में सबसे ज्यादा पैसा भी भेजेंगे। वही कहा जा रहा है कि भारत जो भेजता है, सबसे ज्यादा भेजता है, वो 83.15 अरब डॉलर करीब भेजता है। दूसरे नंबर पे चीन है 60 अरब डॉलर, और तीसरे नंबर पर मैक्सिको है 43 अरब डॉलर। तो ये सारी जानकारियां हैं, इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। फिर अगले टॉपिक पे आइए। देखिए तीसरा जो हमारा है पीएम विश्वकर्मा योजना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी हाल ही में इसको प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। शुभारंभ इसका कब हुआ, तो 17 सितंबर 2023 को। कहां से किया गया, यशोभूमि, जो नवनिर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर द्वारका है, वहां से किया गया। और इसका उद्देश्य क्या, देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पे यदि बात हो तो इसका उद्देश्य वही है कि पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को प्रोत्साहन प्रदान करना। और इसमें जो है 18 प्रकार के कार्य करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि 18 प्रकार के काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है, जैसे बढ़ई, लोहार,
मोची, सुनार, राजमिस्त्री आदि। देखिए ये जो है, अगर आप लोग को सही से दिख रहा हो, ये पूरा डाटा ही है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि कारपेंटर है, नाव बनाने वाले हैं, अस्त्र बनाने वाले हैं, ताला बनाने वाले, इस तरीके से जो 18 विश्वकर्मा साथी हैं उनको इस योजना में सम्मिलित किया गया है। और आगे देखिए, इसके तहत पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, मतलब ये जो 18 क्षेत्रों के जो कारीगर हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनको टूल किट दिया जाएगा एवं रियायती दर पर 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मतलब इनको साथ ही साथ 3 लाख रुपए का रियायती ऋण भी प्रदान किया जाएगा। अब इसके आवेदन की आयु क्या होती है, तो वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। कि कोई भी अगर विश्वकर्मा साथी है वो 18 वर्ष से ऊपर है तो इस योजना का लाभ ले सकता है, वही इसमें कहा गया है। और इसकी जो समयावधि है, देखिए ये बहुत बार पूछा जा सकता है कि कितने समय के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। तो ये योजना जो लॉन्च की गई है 2023-24 से 2027-28 तक, मतलब 5 वर्ष के लिए लॉन्च की गई है। और इसमें वित्त का जो खर्चा है, मतलब कितने वित्त की व्यवस्था की गई है, तो 13,000 करोड़ रुपए वित्त का आवंटन किया गया है। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना से महत्वपूर्ण जितनी भी चीजें थी, जितने भी पॉइंट्स थे, उसकी हम लोगों ने चर्चा करी। अब जो है अगला जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको देखें आप लोग, एशिया कप 2023। देखिए मैच में तो आप सभी लोग खूब इंटरेस्टेड होंगे, और इसमें वही है कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये 16वां संस्करण था। सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये 16वां संस्करण था और ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है। जैसे विश्व कप जो होता है वो 4 वर्षों में होता है, लेकिन एशिया कप जो होता है वो 2 वर्षों में आयोजित होता है, 16वां संस्करण। और मेजबानी किसने की, तो पाकिस्तान एवं श्रीलंका ने संयुक्त रूप से, मतलब इसकी मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से की है। कुल टीमें कितनी थी, कई बार पूछा गया है, तो आप टीमें जानिए कि कुल 6 टीमें थी इसमें। और इन 6 टीमों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। तो ग्रुप ए में कौन सी टीमें हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ग्रुप ए में 2 इधर का दे दिया, 1 इधर का दे दिया, और पूछ सकता है कि कौन ग्रुप ए में शामिल नहीं है। तो इसको भी ध्यान से देख लेना है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल ग्रुप ए में है, और ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो ये चीजें हैं। अब इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें सबसे मतलब पहली बार जो है वो नेपाल सम्मिलित हुआ। मतलब एशिया कप में नेपाल भी इस बार भागीदार रहा, नेपाल भी एक टीम थी और वो पहली बार सम्मिलित हुई है, तो ये जान लीजिए। और इस जो सीरीज का जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो मिला है वो किसको मिला है, तो कुलदीप यादव को मिला है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप लोग देख लें। देखिए फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार, आप सभी जान रहे होंगे कि जो फाइनल है वो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, और भारत ने श्रीलंका को 8वीं बार जो है मतलब ये जो टूर्नामेंट को श्रीलंका को हराकर 8वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है। मतलब ये आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत ने अभी तक कितनी बार जो है वो एशिया टीम का खिताब जीता है, तो 8वीं बार जीता है। मतलब इसके पहले 7 बार वो ऑलरेडी जीत चुका था। फिर आगे देखिए कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने 6 विकेट लिया। आप लोगों ने फाइनल का मैच देखा ही होगा, वो एक तरफा ही था, और जिसमें सिराज ने लगातार 6 विकेट लिए। मतलब लगातार तो नहीं कहा जा सकता, बहुत 21-22 रन देके ही 6 विकेट इन्होंने ले लिया था। तो ये चीजें हैं। और इसमें देखिए कभी कभी पूछता है कि कप्तान कौन था, तो भारत के कप्तान तो आप लोग सभी जान रहे हैं रोहित शर्मा थे, लेकिन श्रीलंका के कप्तान भी जान लीजिए कि दासुका सनाका थे। मतलब श्रीलंका टीम के जो कप्तान थे वो दासुका सनाका थे। 263 गेंद शेष रहते हुए भारत ने श्रीलंका को हराया।
मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री भारत ने की है। और गेंद के आधार पर 50 ओवर के क्रिकेट में ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्रिकेट से बाहर निकले और अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है, शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। अब ये शांति निकेतन जान लीजिए कि भारत का ये 41वां शहर है, सबसे पहला। कई बार इतना ही पूछ लिया है कि भारत के कितने शहर जो हैं इस सूची में शामिल है, तो ये 41वां स्थल है, ये हो गया। फिर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में, देखिए पश्चिम बंगाल में के वीरभूम जिला है में स्थित है। यह मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित एक आश्रम है। मतलब कभी ये भी पूछ ले कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो वो एज ए आश्रम की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। फिर शांति निकेतन में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। देखिए ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये भी कि अगर पूछे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जो वर्तमान में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। तो ये हो गया शांति निकेतन के बारे में। और अब देखिए कि यह पश्चिम बंगाल का दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक है। आपको एक ऑप्शन में पूछ सकता है, ऐसे दे देगा कि इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया शांति निकेतन को, यह पश्चिम बंगाल का पहला है। तो नहीं, पहला स्थल नहीं है, ये दूसरा प्रतीक है। इससे पूर्व 2021 में यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल किया था। मतलब इसके पहले भी पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता है, आप सभी जान रहे होंगे कि वहां दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा का जो कॉन्सेप्ट है अब तो लगभग लगभग पूरे उत्तर भारत में मनाया जाने लगा, लेकिन वो बस पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुआ था। तो उसको भी जो है यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक प्रतीक में शामिल किया था इसके पहले। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था, ये पहला नहीं है, दूसरा है। अब इसी में जो है कर्नाटक का होयसल मंदिर समूह विश्व विरासत सूची में शामिल। देखिए 41वां जो स्थल है वो शांति निकेतन है, और फिर जल्दी ही एक स्थल और शामिल हो गया जो 42वां स्थल है। इनमें सांस्कृतिक श्रेणी के 34, प्राकृतिक श्रेणी के 7 और एक मिश्रित श्रेणी के हैं। होयसल मंदिर के समूह में बेल्लूर, हेलीविड और सोमनाथपुरा के मंदिर शामिल हैं। मतलब ये जो मंदिर समूह है इसमें बेल्लूर, हेलीविड और सोमनाथपुरा के जो मंदिर हैं शामिल हैं। इस मंदिर समूह का निर्माण कर्नाटक के होयसल राजाओं ने 12वीं से 13वीं सदी के मध्य कराया था। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसमें देखिए जो ये लाइन हम बताएं कि इनमें सांस्कृतिक श्रेणी के 34, प्राकृतिक श्रेणी के 7, एक मिश्रित श्रेणी के हैं। तो मतलब ये जो टोटल 42 हुए हैं, इसमें जो है 34, 7 और 1। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा कि इसमें जो है प्राकृतिक श्रेणी के कितने हैं, सांस्कृतिक श्रेणी के कितने हैं और मिश्रित श्रेणी के कितने हैं। तो ये आप डिवीजन भी आप दिमाग में रखिएगा, हो सकता है कि यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। चलिए अपने अगले, अब आइए, अब हम लोग नए संसद भवन में प्रवेश करते हैं और इसके बारे में, नए संसद भवन के बारे में, हालांकि आप लोग पहले से भी बहुत जानकारी आप लोगों को हुई ही होगी, लेकिन थोड़ा सा आज हम इसको ब्रीफ कर दे रहे हैं कि 28 मई 2023 को, देखिए ये डेट याद रखिएगा, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस इमारत का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। मतलब जो ये अपना नया संसद भवन है जो फोटो में आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो निर्माण काम प्रारंभ हुआ 2019 में और इसका उद्घाटन कब हुआ, 28 मई 2023 को। किसके द्वारा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इसकी जो लागत है
वो 836 करोड़ रुपए, 836 करोड़। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, ये आप लोग को दिख ही रहा होगा। पूछ ऐसे एक ऑप्शन बना के दे पूछ सकता है। ये त्रिकोणीय आकार में है संसद भवन अपना। अब लोकसभा में 888 सीटें एवं राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये पूछ सकता है कि लोकसभा में कितनी सीटें अब हो गई हैं। तो पहले कितनी थी, 543 सीटें थी, जो बढ़कर अब 888 सीटें हैं लोकसभा में, और 384 सीटें जो हैं वो अब राज्यसभा में है। तो एक तरीके से ये आकार में बड़ा है। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत हुआ था। ये बहुत ही बाहर पूछा भी जा चुका है, आप लोगों ने लगाया भी होगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसके आर्किटेक्ट कौन है, तो विमल पटेल हैं। इसके आर्किटेक्ट जो है वो विमल पटेल हैं। जैसे हमारा जो पुराना संसद भवन है उसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। तो इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं, ये आप इनके बारे में जान लीजिए। फिर आगे देखिए, पुराना संसद भवन अब थोड़ा सा नया हो गया, तो पुराने के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि हमारे जो आज़ादी का जो 75 साल यहीं से संचालित हुआ। देश की सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग ये है। लोकतंत्र में तो सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग यही होती है, संसद भवन, पार्लियामेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इस भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। मतलब इसका जो शिलान्यास है वो 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया। 6 वर्षों में, मतलब इसको बनने में कितना समय लगा, 6 वर्षों में तैयार इस भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 में किया था। मतलब ये भवन जो है 21 में शुरू हुआ, जो है 27 में बना, 6 वर्ष लगा। इसका उद्घाटन जो है वो लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया, और इसके निर्माण में कुल 83 लाख रुपए खर्च हुए, जो आपको आज भले ही बहुत कम दिख रहा हो कि यहाँ तो बहुत लोगों का फ्लैट ही 83 लाख का होता, लेकिन ये सोचिए उस समय की बात है, करीब 100 साल पहले की। 100, तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी रही होगी। और इसके आर्किटेक्ट जो हैं वो एडविन लुटियंस थे। देखिए ये आर्किटेक्ट यदि पूछेगा तो इसके एडविन लुटियंस थे। हालांकि इसमें जो कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ, देखिए एक तो होता जो नक्शा बनाता, तो नक्शा तो एडविन लुटियन का ही था, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में संपन्न हुआ था। तो ये दोनों लोगों के बारे में आप जानेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आर्किटेक्ट पूछे तो एडविन लुटियंस है, और अगर ये पूछे कि किसने कंस्ट्रक्शन करवाया तो वो हर्बर्ट बेकर हैं। और इस भवन की डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित है। आपका जो पुराना संसद भवन है अगर उसको देखिए, और जब आप अभी गूगल पे देखिएगा जो 64 योगिनी मंदिर है, तो बहुत ही मिलता जुलती संरचना है दोनों की। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो एडविन लुटियंस थे वो उसी से प्रभावित होकर के पुराने संसद भवन की स्थापना किए थे। तो चलिए, ये हो गया नया संसद, पुराना संसद। अब हम लोग आते हैं अपने 7वें पॉइंट पे, महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। देखिए हम लोग तो वैसे बेसिकली महिला आरक्षण विधेयक के ही नाम से अभी तक जानते थे, लेकिन जो सरकार ने इस विधेयक का जो नाम दिया है वो नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। एक चीज है कि भाजपा के लोग नाम बहुत अच्छा रखते हैं कि नारी शक्ति वंदन। हालांकि इस वंदन को कुछ महिला सांसदों ने, आपने अगर पार्लियामेंट को देखा होगा, सेशन जो अभी शुरू हुआ था, तो उसमें इसका अपोज भी किया है। उनका ये तर्क था कि भाई महिलाओं की वंदना आप लोग छोड़िए, कोई जरूरी नहीं है कि महिलाओं की आप पूजा करिए, उनकी वंदना करिए। हाँ, उनको सम्मान दीजिए, उनको बराबरी का अधिकार दीजिए, और
उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास कीजिए। और कहीं न कहीं हम भी उनके इस विचार से सहमत हैं। उनका मुझे इसमें जो थी एक कनी मोरी थी जो डीएमके की सांसद हैं, और एक रंजीता रंजन जी थी, उन्होंने भी ये बोला, तो मुझे भी अच्छा लगा कि भाई बंधन तो कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्त हो गए, लेकिन ठीक है, सरकार ने सम्मान देने का ही कार्य किया है, तो ये बुरा भी नहीं है, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी इसके बारे में इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सभी पार्टियों ने इसका होड़ लेना शुरू किया। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि जानिए कि पूर्व पीएम राजीव गांधी ने निकायों में महिला आरक्षण देने की बात कही थी। मतलब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी ने, वो निकाय चुनाव में महिला आरक्षण की बात उन्होंने करी थी कि जो पंचायत स्तर के जो चुनाव हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी वहां से मतलब बढ़ा करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, और उस प्रयास को देखा जाए तो नरसिम्हा राव की सरकार जब आती है तो वो 92-93 संशोधन के द्वारा महिलाओं को निकाय चुनाव में आरक्षण का प्रावधान करती है। तो ये एक पृष्ठभूमि है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपर लेवल पे, मतलब जो द्वितीयक और तृतीयक स्तर पे, जहां विधानसभाएं या लोकसभाओं में आरक्षण की बात है, तो सबसे पहला प्रयास एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996 में लोकसभा में बिल पेश करके किया कि अगर लोकसभा या विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात की जाए तो वो एच.डी. देवगौड़ा की जो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उन्होंने 1996 में ये प्रयास किया था, किंतु वो असफल रहे। उसके बाद कालांतर में भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आते हैं। इन लोगों ने भी इस बिल को पास कराने के लिए प्रयास किए। कभी ये लोकसभा में पास होता था तो कभी राज्यसभा, मतलब ये दोनों सदनों से पास नहीं हो पाया, और बिल जो है जैसे तैसे पड़ा ही रह गया। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। फिर अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए, भाई आज ये चर्चा में क्यों है, तो 128 में, ये बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि 128 में संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे पेश किया गया। मतलब ये जो महिला आरक्षण का विधेयक है वो 128 में संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया है। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, यह विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु सभी सीटों में से 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान करती है। मतलब ये जो है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्य की विधानसभाएं हैं, सभी जगह 1/3 महिला आरक्षण के लिए प्रावधान करती हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण है। और महिला आरक्षण बिल की जो अवधि है वो 15 वर्ष होगी। ये देखिए, मतलब ये जो आरक्षण दिया जाएगा इसमें, जो इस बिल में जो प्रावधान है वो 15 वर्षों के लिए किया गया है। हालांकि संसद इसे बढ़ा सकती है, तो महिलाएं चिंतित ना हो, अगर ये लागू होगा तो ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में एससी का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, वो खत्म नहीं हो रहा, वो बढ़ ही रहा है। तो अगर महिलाएं भी अगर एक बार यहाँ पहुंच रही हैं तो फिर वो संसद इनको बढ़ाती ही रहेगी, क्योंकि यहाँ चूंकि वोट बैंक की राजनीति, और कोई भी पार्टी जो है इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती कि वो आरक्षण को खत्म कर दे। फिर मौजूदा स्थिति के अनुसार यदि विधेयक प्रभावी होता है, तो अगर वर्तमान की जो स्थिति है इसी के आधार पर अगर विधेयक प्रभावी हो जाए तो लोकसभा में 181 और विधानसभा में 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मतलब अभी की जो संसद सदस्य है या राज्य में विधानसभाओं की जो स्थिति है विधायकों की, अगर वर्तमान को ही आधार बना करके यह विधेयक पारित मान लिया जाए तो लोकसभा में 181 महिला सांसद आ सकती हैं, मतलब इस बिल के पास होने पर। और राज्य विधानसभाओं में 1374 सीटें मतलब पर महिला विधायक निर्वाचित होंगी। तो सोचिए कितनी बड़ी मतलब संख्या होगी। कहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में 47 महिलाएं लोकसभा में हैं, और बढ़ के कितना हो जाएंगी, 181 हो जाएंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये डाटा है। और वाकई में अगर ये पास होगा, और जहाँ की तक संभावना पास ही हो जाएगा,
तो महिलाओं के लिए कितना लाभदायक होगा। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि वर्तमान लोकसभा में महिला सांसदों की स्थिति। पहली लोकसभा में 22 महिला सांसद थी। देखिए, जो हमारे पहली लोकसभा थी पंडित नेहरू जी वाली, तो उसमें 22 महिला सांसद थी। मतलब कुल संसद में 5% भागीदारी ये रखती थी। और अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में जो 17वीं हमारी लोकसभा है उसमें 78 महिला सांसद हैं। सॉरी, अभी जो पीछे मैंने बताया है वो 41 बता दिया था, वो गलती से, आप लोग यहाँ सुधार लें कि 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं। करीब 14% भागीदारी है। मतलब जो हमारी 75 वर्षों की जो यात्रा है वो कहाँ से कहाँ तक की है, तो 5% से 14% तक की यात्रा हुई है। तो ये यात्रा जो है बहुत संतोषजनक तो है नहीं। कायदे से तो महिलाओं की जो आबादी वो 50% है, इनको तो 50% करीब होना चाहिए। लेकिन अभी हम जद्दोजहद कितने के लिए कर रहे हैं, 33% के लिए कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में भी आप स्थिति देख लीजिए कि मात्र जो है 14% जो है महिला सांसद हमारे संसद भवन में है। अगर इसी तरीके से विधानसभाओं की आप स्थिति देखेंगे तो वर्तमान में विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में मात्र 41 है। मतलब 403 विधायकों में, सोचिए उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं और वहां केवल 41 विधायक ही है महिला विधायक। मतलब 7%। सोचिए 75 सालों में ये स्थिति है। अब अगर पश्चिम बंगाल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत अच्छी है इसकी तुलना में। वहां 40 विधायक हैं और ये हिस्सेदारी 14% हो जाती है। और तो और 28 राज्य जो हमारे हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यदि 28 राज्यों में देखा जाए तो केवल एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर जो है वो महिला है, वो सुश्री ममता बनर्जी जी हैं, वेस्ट बंगाल की। तो ये आप महिलाओं की प्रतिनिधित्व को देख लीजिए कि भारत में क्या स्थिति है। मतलब जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों के अधिकारों की बात होती है, और वो वास्तविक स्थिति यहाँ वर्तमान में देख लीजिए, अभी भी नारी वंदन ही चल रहा है। लेकिन ये सच्चाई है। तो ये आप लोग देखिए। फिर आगे इसी से थोड़ा और देख लीजिए। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में भारत की स्थिति वैश्विक संदर्भ में, अगर भाई ठीक, अभी तक हम लोगों ने भारत की स्थिति को देखा, अगर इसको वैश्विक संदर्भ से तुलना किया जाए तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में भारत की रैंक 185 देशों में 141 है। मतलब हम कितने निचले स्तर पे हैं ये देखिए। 26% महिलाओं की भागीदारी जो है वैश्विक स्तर पर है। 20% महिला सांसद पाकिस्तान में है। 33% महिला सांसद नेपाल में है। सोचिए, पाकिस्तान को हम लोग पानी पी पी कर बहुत से मामले में कोसते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ हमसे ज्यादा प्रगतिशील दिख रहा है कि वो अपने 20% महिलाओं को जो है वो संसद में लाने में सफल रहा, जबकि हमारी केवल 14% ही हिस्सेदारी है। और हमसे या पाकिस्तान से बेहतर तो नेपाल है। नेपाल में आप देख लीजिए 33% है। और इससे भी बेहतर स्थिति देखना हो तो 50% महिला जो सांसद है वो यूएई एवं न्यूजीलैंड में है। तो ये वैश्विक स्तर से जो है थोड़ा सा भारत की तुलना भी हो गई। फिर आगे देख लीजिए आप लोग। क्या महिलाओं की विधायिका में भागीदारी सिर्फ आरक्षण के माध्यम से ही बढ़ाई जा सकती है? तो नहीं। मतलब इसमें हम ये एक इशू है कि क्या महिलाओं की जो है विधानसभा या लोकसभा में भागीदारी केवल आरक्षण के माध्यम से ही बढ़ा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। यदि सभी पार्टियां अपने स्तर से यह प्रयास करें कि महिलाओं को 33 या 50% की भागीदारी देनी है तो वो इसे आसानी से कर सकती हैं। मतलब यदि जो हमारे यहाँ पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा, बसपा या जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अगर वो प्रयास करें कि हम अपने स्तर पे जो है जितनी भी हम विधानसभा या लोकसभा की सीटें आवंटित करेंगे उसमें 33% या 50% महिलाओं को भागीदार बनाएंगे तो इस आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। और
ये हम क्यों कह रहे हैं कि इसका एक आधार है। जैसे आप देखिए जो वैश्विक स्तर पर एक जो देश है स्वीडन और नॉर्वे में 46% जनप्रतिनिधि महिला हैं। मतलब स्वीडन और नॉर्वे में 46% हैं, दक्षिण अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 38%, फ्रांस एवं जर्मनी में भी 35% के करीब जनप्रतिनिधि महिलाएं ही हैं। मतलब इन देशों में आप देख रहे होंगे कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है संसद में या विधानसभा लोकसभा में काफी अच्छा है, जबकि इन देशों में कानून बनाकर सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। जैसे आज हम कानून बना के सीटें आरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। फिर भी महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ी, तो यह प्रयास पार्टियों के द्वारा अपने स्तर पर किया गया। मतलब वहां की जो पार्टियां हैं वो किसी कानून के दायरे में बंध कर, मतलब व्यवस्था में नहीं कि हम हमारे ऊपर एक दबाव है कानून का तब हम महिलाओं को जो है वो भागीदारी देंगे। वो अपने नैतिकता वो देख रहे हैं कि भाई आधी आबादी को हम जो है एक तरीके से, हमारे दो हाथ हैं तो एक अगर ये फीमेल का हाथ है ये मेल का हाथ है, तो हम एक हाथ को काट करके एक हाथ से जो है विकास नहीं कर सकते। तो वही उनकी अवधारणा है कि हम दोनों हाथ को जो है भूमिका में लाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टी में ही महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। अगर यही प्रयास भारत की पार्टियां भी करती तो शायद आज ये महिलाओं की इतनी बेकार स्थिति नहीं रहती कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में महिलाएं केवल 403 विधायक में 41 विधायक वहां हैं, या अभी भी आजादी के बाद भी जो हमारी स्थिति है वो 14% से ज्यादा नहीं है। तो इसको इस स्तर पे सुधार किया जा सकता था, लेकिन चूंकि वही है कि पितृसत्तात्मक समाज, पुरुषवादी सोच, ये सब कारण रहे कि जो है अभी हम इस दिशा में पिछड़े रहे। और चलिए कानून बना करके ही यदि हम प्रयास कर रहे हैं इस जो कमी को दूर करने के लिए, तो उसका स्वागत होना चाहिए। और ये सभी पार्टियां इसका स्वागत करती दिख भी रही हैं। इसलिए आप देखेंगे कि संसद में ये फुल मेजॉरिटी से पास हुआ। केवल दो ऐसे सांसद थे, एक तो वैसी जी थे और एक उन्हीं के पार्टी के एक सांसद और थे। दो ही लोग को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियों ने अपने दलगत क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठ करके इस महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा महिला आरक्षण को लेकर के है। थोड़ा सा ये लंबा हुआ, इस टॉपिक को करवाने के पीछे का कारण ये तक थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्या है कि मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न बन सकता है और ये निबंध में भी, यदि निबंध में आता है तो निबंध में भी आपको मैंने यहाँ इतना पॉइंट दे दिया है, भारत का विश्व से भी तुलना कर दिया है, भारत और राज्यों की भी तुलना कर दी है। तो यहाँ से आप जो है निबंध या अपने मेंस के भी प्रश्न को आप करने में सफल होंगे। और विश्वास मानी पीटी का तो कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं ही जाएगा। तो चलिए फिर अब लोग अगला देखते हैं। जो हमारा 8वां टॉपिक है कि भारतीय विज्ञानी स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार। भारतीय विज्ञानी स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार दिया जाएगा। ये हैं स्वाति जी। डॉक्टर स्वाति नायक अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में कार्यरत है, जिसका मुख्यालय मनीला में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है, देखिए ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मुख्यालय मनीला में है, भारत में अंतरराष्ट्रीय सॉरी भारत का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आगे है डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग की स्मृति में रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्थित यह पुरस्कार 40 वर्ष से, देखिए इसका ध्यान रखना है कि 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों एवं खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, भूखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। मतलब ये जो है पुरस्कार डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग की स्मृति एवं रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्थित है और ये 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों एवं खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, भूखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। और हमारा लास्ट में एक छोटा सा एक पॉइंट है जो कि दुखद भी है। ख्याति प्राप्त भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन हैं ये,
और इनकी जो है 86 ईयर में इनकी इनकी डेथ हो गई है। और इन्हें वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मतलब ये पूछ सकता है कि ये किस नृत्य विधा से थी, भरतनाट्यम, इसको ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन दे देगा कि कुचिपुड़ी से थी कि कथक से थी, तो इसीलिए मैंने इसको करवाया है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम था वो यहीं तक था, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण एक सप्ताह की घटनाएं थी उसको मैंने कवर किया है। और फिर अगले शनिवार को जो महत्वपूर्ण घटनाएं रहेंगी हम पुनः एक हफ्ते का लेकर के उपस्थित होंगे। देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे जुड़िए। और इससे जुड़ने का एक फ़ायदा तो ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, क्योंकि हमारा पीटी और मेंस दोनों प्रोग्राम साथ साथ चल रहा है, तो यदि आप उस पर काम कर रहे हो, मेंस पे आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आप वहाँ पीडीएफ में बना के भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे। और ग्रुप में काफ़ी बच्चे आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, तो आप वहाँ जुड़ेंगे तो एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी आप देखेंगे और बच्चे कैसे लिख रहे हैं, तो आपके लिए वो प्रेरणा का भी काम करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग जुड़े। ये हमारे यूट्यूब का चैनल है और इसे आप लोग जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और आप ही के सहयोग से इसको आगे बढ़ना है। चलिए आगे एक, हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।